हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउस योर स्टडीज गोइंग ऑन। आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी पार्ट 2। लास्ट क्लास में बच्चों हमने बायोडाइवर्सिटी पार्ट 1 डिस्कस करा था। आज की क्लास में बच्चों हम बायोडाइवर्सिटी पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी का जो पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस पे ज्यादा पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं, प्लस हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी डिस्कस करने वाले हैं लाइक नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, जिन पे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। So without wasting much time, चलिए आगे बढ़ते हैं। As you all know me, myself Dr. Kushika Taneja. I have 7+ years of teaching experience and I have mentored over thousands of doctor students. So now the schedule of SMR, that is Super Mega Revision Series, already हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इतने चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। वी आर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बच्चों चैप्टर पढ़ाते वक्त पीडीएफ में जो भी हम एक्स्ट्रा इमेजेस, एक्स्ट्रा थ्योरी ऐड करते हैं वो एज इट इज आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ बच्चों जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 तक कंप्लीट करा था। आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, कौन कौन सी स्पीशीज का लॉस हो चुका है बेसिकली इस पैराग्राफ में हम उसकी बात करेंगे। While it is doubtful any new species are being added through speciation into the earth treasury of species, there is no doubt about their continuing loss. The biological wealth of our planet has been declining rapidly. धीरे धीरे जो बायोलॉजिकल लॉस है, जो बायोडाइवर्सिटी, वो धीरे धीरे बच्चों हमारे प्लैनेट के ऊपर घटती जा रही है और इसका मेन कारण है वी ह्यूमंस। The accusing finger is clearly pointing to the human activities. The colonization of tropical Pacific islands by humans is said to have led to the extinction of more than 2000 species of native birds. IUCN रेड लिस्ट, देखो बच्चों IUCN रेड लिस्ट के ऊपर भी एक पीवाईक्यू पूछा गया है कि जो रेड लिस्ट होती है, रेड डाटा बुक होती है, वो कौन कंडक्ट करता है। तो इट इज लिस्टेड बाय IUCN ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके ऊपर भी एक पीवाईक्यू पूछा गया है। ऐसा था क्वेश्चन कि रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट किसके द्वारा मेंटेन होती है, तो आपको पता होना चाहिए IUCN के द्वारा। 2004 documents the extinction of 784 species including 338 vertebrates and 359 invertebrates and 87 plants in the last 500 year। तो बच्चों अगर सिर्फ लास्ट 500 ईयर की बात करें तो 784 स्पीशीज का एक्सटिंक्शन देखने को हमें मिला है। उसमें से कुछ एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में गिवन है और जिन भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं और क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो बच्चों डोडो बर्ड का एक्सटिंक्शन हुआ है फ्रॉम मॉरिशस, डोडो बर्ड का एक्सटिंक्शन हुआ है फ्रॉम मॉरिशस, क्वेगा का अफ्रीका से, थाइलासीन का ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सी काऊ का रशिया से एंड 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर दैट इज बाली, जवान एंड कैस्पियन। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन सी स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ है स्टूडेंट्स? तो डोडो का एक्सटिंक्शन हुआ है मॉरिशस से, क्वेगा का एक्सटिंक्शन हुआ है अफ्रीका से, थाइलासीन का एक्सटिंक्शन हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सी काऊ का एक्सटिंक्शन हुआ है रशिया से और 3 टाइगर की स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ है दैट इज बाली, जवान एंड कैस्पियन। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, डोडो फ्रॉम मॉरिशियस, क्वेगा फ्रॉम अफ्रीका, थाइलासीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सी काऊ फ्रॉम रशिया और हमारे भारत से 3 टाइगर की स्पीशीज है दैट इज बाली, जवान एंड कैस्पियन। The last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species। अगर हम लास्ट 20 ईयर की बात करें तो 27 स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हमें देखने को मिला है। Some group like amphibians appear to be more vulnerable to extinction। सबसे मैक्सिमम जिन का एक्सटिंक्शन देखने को मिला है वो है amphibians। Adding to a grim scenario of extinction is in fact more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. Presently 12%
all bird species, 23% mammals, 32% amphibians, 31% gymnosperm species in the world are facing the threat of extinction. मतलब इन लोगों को extinction का खतरा है, ठीक है। 12% बर्ड की स्पीशीज, 23% मैमल की स्पीशीज, 32% एम्फीबियंस की, मतलब एम्फीबियन को सबसे ज्यादा खतरा है एक्सटिंक्शन का। 31% जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड। From the study of the history of life on Earth through fossil records, learn that large-scale loss of species like one we are currently witnessing have also happened earlier, even before human appeared to the scene. During the long period, more than 3 billion since the origin and diversification of the life on Earth were 5 episodes of mass extinction of species. तो 5 एपिसोड ऑलरेडी मास एक्सटिंक्शन के हमें देखने को मिले अगर हम पुरानी बात करें तो। अब आती है बच्चों 6th एक्सटिंक्शन पे बात। 6th एक्सटिंक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। 6th एक्सटिंक्शन का मतलब है कि एक्सटिंक्शन जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड 6th एक्सटिंक्शन। The difference is in the rates. The current species extinction rate as are estimated to be 100 to 1000 times faster. तो बच्चों इंसानों की प्रक्रिया के कारण, इंसानों की एक्टिविटी के कारण हमें 100 से 1000 गुना ज्यादा एक्सटिंक्शन देखने को मिल रहा है। इकोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, ह्यूमन की एक्टिविटीज ऐसी ही चलती रही, तो आने वाले 100 साल के अंदर जितनी स्पीशीज हैं उसकी आधी एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू, अगर बच्चों बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है एक पर्टिकुलर जगह पर तो क्या होगा, वहां पे प्लांट प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि देखो इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स के कारण ही पॉलिनेशन होता है, तो प्लांट का प्रोडक्शन, पॉलिनेशन कम होगा तो प्लांट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल perturbations such as drought, तो बच्चों अगर डिफरेंट प्लांट्स की स्पीशीज कम होती जाएगी तो क्या होगा कि जो डिफरेंट स्ट्रेसफुल कंडीशन के प्रति रेजिस्टेंस जो प्लांट शो कर पाते वो जो है धीरे धीरे घटता चला जाएगा। वहीं जो वेरिएबिलिटी है सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस में सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट डिसीज साइकिल, वो भी हमें देखने को मिल सकती है। बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेनली 4 कारण हैं जिसे एविल क्वार्टेट कहा जाता है। उससे पहले बच्चों हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं जिसपे एनसीईआरटी में क्वेश्चन, जिसपे पीवाईक्यूज भी ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो थ्रेटेंड स्पीशीज है उसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर। सबसे पहले आते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड पे। इसके ऊपर बच्चों पीवाईक्यू सबसे ज्यादा पूछे गए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज पे। ऐसी स्पीशीज जो फेस कर रही है एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड, तो इनके एग्जांपल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंडेंजर्ड स्पीशीज पे। एंडेंजर्ड स्पीशीज पे भी आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। ऐसी स्पीशीज जो कि फ्यूचर में जिसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं। यहां पर क्या था कि ऐसी स्पीशीज जो सबसे ज्यादा रिस्क पे है एक्सटिंक्शन की, अगर उसे वाइल्ड छोड़ा गया तो मतलब उसे एक पर्टिकुलर जगह पे लाके स्पेशल प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। और ये वो स्पीशीज है जिनका नंबर घटता चला जा रहा है और फ्यूचर में इनको सबसे ज्यादा खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, तो इन्हें हम इनकी नेचुरल प्लेस पे भी बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है रेड पांडा, इसके ऊपर भी आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा कि एंडेंजर्ड स्पीशीज इसमें से कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन था तो उसका आंसर था रेड पांडा। और बेंटिगिया निकोबारिका, ये एक प्लांट का नाम है, ठीक है, वो भी संग में एंड करके दिया था। रेड पांडा एंड बेंटिगिया निकोबारिका, इन दोनों को फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, तो ये एंडेंजर्ड के एग्जाम्पल हैं। नाउ कमिंग टू वल्नरेबल स्पीशीज that is as likely to become endangered unless the circumstances that are threatening its survival and reproduction improve. Example yak and sloth bear. मतलब बच्चों वल्नरेबल मतलब अगर आसपास की कंडीशन नहीं सुधारी गई तो इसे भी एक्सटिंक्शन का खतरा है, और आसपास की सिचुएशन अगर सुधर जाती है तो ये वापस रिप्रोडक्शन से अपना स्पीशीज साइज बढ़ा सकती है।
रेयर स्पीशीज ऐसी स्पीशीज है जो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में कम है, ऑलरेडी प्लैनेट पे कम है। जैसे स्पीशीज जैसे बच्चों हमारा जायंट पांडा और चीता, इनका नंबर ऑलरेडी कम है, तो इन्हें और ज्यादा प्रिजर्वेशन देने की जरूरत है बिकॉज दे आर रेयर स्पीशीज। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बच्चों कॉज जो है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का, जो रीजन है, the accelerated rates of species extinction that the world is facing now are largely due to the human activities। तो इंसानों के कारण सबसे ज्यादा हमें लॉस देखने को मिला है। और उसके अंदर ही बच्चों अगर हम बात करें तो 4 मेजर कॉज आते हैं जो एक्सटिंक्शन का मेन कारण है। करा तो इंसानों नहीं है, लेकिन जो 4 प्रमुख कारण है उन्हें हम दी एविल क्वार्टेट नाम से जानते हैं। दी एविल क्वार्टेट नाम से उसे हम जानते हैं। सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो बच्चों कॉजेस के जो स्टार्टिंग लाइंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। जैसे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन पे आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा कि एविल क्वार्टेट मतलब जो 4 कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस में से, उसमें से भी सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो आंसर आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो बच्चे बहुत देखो एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन। इसके ऊपर आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। The most dramatic example of habitat loss come from the tropical rainforest। tropical rainforest का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। वहां पे 14% लैंड सरफेस थी पहले, लेकिन अब 6% से कम हो गई है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का पहले लैंड एरिया 14% था, अब वो कम होके लेस देन 6% रह गया है। ठीक है, लेस देन 6% रह गया है। They are being destroyed fast. By the time you finish reading the chapter, 1000 more hectares of the forest might be lost. Amazon rainforest को हमारे planet का lungs कहा जाता है, because वो biodiversity में भी rich है. Probably millions of species is being there. अब उन प्लांट्स को वहां पे क्यों काटा जा रहा है बच्चों? प्लांट्स को वहां पे सोयाबीन उगाने के लिए, मतलब इंसान अपने कमर्शियल फायदे के लिए कि सोयाबीन की खेती करेंगे तो हमें कमर्शियल फायदा होगा, उस कारण से यहाँ पे प्लांट कटिंग की जा रही है। Conservation to grassland for raising beef cattle. Beside total loss, the degradation of many habitat by pollution also threatens the survival of many species. When large habitat are broken up into small fragments. देखो यहाँ तक अमेज़न फॉरेस्ट की बात हुई जिसमें हमने हैबिटेट लॉस के बारे में पढ़ा। अब हमारा पूरा कॉज का नाम क्या था? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? जैसे एक बड़ा सा जंगल है, विशाल जंगल है, अब उसमें से मैं उस जंगल को 2 टुकड़ों में बांट के बीच में से सड़कें निकाल दूं, बीच में से मैं जो ट्रेन की ट्रैक निकाल दूं, तो इसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो बच्चों जो माइग्रेटरी बर्ड होती हैं, जो माइग्रेशन करती रहती है, वो वापस से अपने हैबिटेट आती हैं तो वो अनईजी फील करती हैं, बिकॉज यू हैव फ्रेगमेंटेड देयर हैबिटेट बाय कटिंग रोड्स इन बिटवीन। ठीक है, सो बिसाइड टोटल लॉस, डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट बाय पॉल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज। हैबिटेट को हम तोड़ देते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्योंकि इंसान अपना फायदा चाहता है। तो मैमल्स, बर्ड, ह्यूमन मैमल, बर्ड जो कि वो लार्ज टेरिटरी एक्वायर कर रही थी, कुछ एनिमल्स माइग्रेटरी होते हैं तो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका हैबिटेट बिल्कुल बैडली अफेक्ट हो चुका है, उजड़ चुका है, तो वो प्रॉपर उसमें अपने आप को ढाल नहीं पाते और फिर हमें उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट कॉज। तो बच्चों आपको हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन उम्मीद है क्लियर होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि आपको पेड़ों से, एनिमल से फायदा लेना है, लेकिन जब आपका फायदा लालच में परिवर्तित हो जाएगा तो वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है। मतलब आप ओवर एक्सेस एक्सप्लॉयट कर रहे हो किसी भी एनिमल को या प्लांट को, तो फिर हमें उसकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिलेगा और इससे एक्सटिंक्शन और बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी हो सकता है। सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन में यही दिया है, जब इंसान की जरूरत लालच में परिवर्तित हो जाती है तो हमें पॉपुलेशन लॉस देखने को मिलता है, इसे हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। जैसे लास्ट 500 ईयर की बात करें तो स्टीलर सी काउ का हमें एक्सटिंक्शन देखने को मिला है, पैसेंजर पिजन का देखने को मिला है ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो कि इंसानों ने करा है।
कुछ मरीन फिशेस जो वर्ल्ड में, उन्हें भी काफी ज्यादा तेज गति से हार्वेस्ट किया जा रहा है, जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती चली जा रही है, और वो उनका भी अंत दूर नहीं है, दे आर ऑल्सो गोइंग टू एक्सटिंक्ट। सो नेक्स्ट कैटेगरी में मरीन फिशेज आ रही है बिकॉज दे आर ओवर हार्वेस्टेड फॉर द कमर्शियल पर्पस, क्योंकि फिशरीज से इंसान बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो फिशेस को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, जिससे उनका पॉपुलेशन साइज इफेक्ट हो रहा है। नाउ कमिंग टू एलियन स्पीशीज इन्वेशन, देखो सबसे पहले मैंने आपको हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन बताया, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वार्टेट, और एविल सारे एविल क्वार्टेट में से सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस पे पीवाईक्यू भी पूछा गया है। उसमें मैंने आपको अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का भी एग्जाम्पल बताया। नेक्स्ट बच्चों हम आते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन पे, जब हमारी जरूरत लालच में परिवर्तित हो जाती है, और इसका एग्जाम्पल है स्टीलर सी काउ और पैसेंजर पिजन। थर्ड कॉज है बच्चों बायोडाइवर्सिटी के लॉस का, जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो है एलियन स्पीशीज इन्वेशन। एलियन स्पीशीज इन्वेशन का मतलब होता है, जैसे समझ लीजिए आप इंडियंस की जो है ग्रुप है, आप इंडियंस का एक ग्रुप है, 10 इंडियंस का ग्रुप है, और वहां आपके ग्रुप में कोई अमेरिका से आ जाता है, तो वो एलियन स्पीशीज कहलाएगा। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे दो से तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं कि किस प्रकार से बाहर से कोई स्पीशीज अगर लाई जाती है तो इंडिजिनस स्पीशीज अफेक्ट हो जाती है, मतलब जो ऑलरेडी वहां पाई जा रही थी। जैसे आप 10 इंडियन बच्चों का ग्रुप ले लीजिए और एक फॉरेन स्टूडेंट को हम ले आए, और वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, काफी अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो उससे हमें क्या देखने को मिला कि इंडियन बच्चों का परफॉर्मेंस घटने लगा। तो एनिमल्स में भी हम यही एग्जाम्पल लेंगे कि जो इंडिजिनस स्पीशीज थी, मतलब जो ऑलरेडी उस एरिया की स्पीशीज थी, उसके अंदर उसकी पॉपुलेशन साइज में हमें गिराव देखने को मिला, क्योंकि आप फॉरेन से कोई नई स्पीशीज लाके आप उनके साथ डाल दिए आपने, तो जिस कारण से उनका पॉपुलेशन साइज जो पहले से मिल रही थी वहां पे, उनका पॉपुलेशन साइज में हमें डिक्लाइन देखने को मिला। अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं बच्चों। एलियन स्पीशीज इन्वेशन, व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड इज अनइंटेंशनली, ठीक है, हमें नहीं पता था कि ऐसा होगा, नहीं तो अपना लॉस करने के लिए क्यों हम फॉरेन से स्पीशीज लाते। For whatever purpose, some of them invasive and cause decline or extinction of the indigenous species. जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम ले नाइल पर्च का, लेक विक्टोरिया में उसे लाया गया, तो पहले बच्चों हमें सिचलिट फिश बहुत सारी दिखती थी। ये बहुत सारी क्या है, सिचलिट फिश है, तो सिचलिट फिश हमें बहुत सारी दिखती थी। फिर और ये कहाँ की बात है, लेक विक्टोरिया की, ये इंडिया का नहीं है, ठीक है, लेक विक्टोरिया जो कि अफ्रीका में मिलता है हमें। तो लेक विक्टोरिया की ये स्टोरी है कि सिचलिट फिश जो है वो लेक विक्टोरिया में काफी ज्यादा पाई जाती थी, लेकिन वहां पे नाइल पर्च नामक फिश को इंट्रोड्यूस करा गया, जिसके कारण सिचलिट फिश की संख्या में गिराव देखने को मिला। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीशीज। यहाँ पे एलियन स्पीशीज कौन है, नाइल पर्च, ठीक है, यहाँ पे एलियन स्पीशीज कौन है, नाइल पर्च, और इंडिजिनस स्पीशीज कौन है, सिचलिट फिश। तो हमें सिचलिट फिश की पॉपुलेशन साइज में गिराव देखने को मिला जब हमने उस लेक के अंदर नाइल पर्च फिश को इंट्रोड्यूस किया। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, so the Nile perch introduced into the Lake Victoria in East Africa lead eventually to the extinction of an ecologically unique assemblance more than 200 species of cichlids fish in the lake। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों कैरेट ग्रास का, इसके ऊपर आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, कैरेट ग्रास के ऊपर आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। देन लैंटेना के ऊपर, ठीक है, लैंटेना के ऊपर आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। देन कैरेट ग्रास को पार्थीनियम भी कहते हैं। वाटर हाइसिंथ इकॉर्निया के ऊपर आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। तो ये तीनों के ऊपर आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, कैरेट ग्रास, लैंटेना और वाटर हाइसिंथ ऑल्सो कॉल्ड इकॉर्निया। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल पे कि हमारे भारत की जो फिश थी, वो हमारे भारत की जो कैट फिश थी, उसका हमें पॉपुलेशन साइज उसमें गिरावट देखने को मिली अगर हम अफ्रीका की कैट फिश दैट इज क्लेरियस गैरिपिनस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो। सो दिस इज आर इंडिजिनस कैट फिश, इसकी पॉपुलेशन साइज में आपको गिरावट देखने को मिला अगर हम अफ्रीका की कैट फिश को इंट्रोड्यूस करते दैट इज क्लेरियस गैरिपिनस। ठीक है, तो ये यहाँ पे दे रखा है, हम क्लैरियस गैरिपिनस को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो इंडिजिनस मतलब वहां पे पहले से मिलने वाली कैटफिश के पॉपुलेशन साइज में हमको गिरावट देखने को मिलती है।
नाउ कमिंग टू को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन मतलब कुछ स्पीशीज ऐसे होती हैं जो म्यूचुअली दोनों मिलके एक साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं, उसमें से एक को भी अगर हानि पहुंचती है, एक भी अगर एक्सटिंक्ट होता है, तो उसको फॉलोइंग द फर्स्ट स्पीशीज द सेकेंड स्पीशीज ऑटोमेटिकली गेट एक्सटिंक्ट। तो बच्चों ऐसा हमें म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करने वाले ऑर्गेनिज्म में शो होता है। जैसे फिग और वास्प का आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि फिग का पॉलिनेशन सिर्फ वास्प कर सकती है और वास्प पे लार्वा को फीड सिर्फ फिग फ्रूट कर सकता है। तो ये बहुत ही प्यारा एक इनके बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन एक भी अगर एक्सटिंक्ट होता है तो उसके पीछे दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों हमने ऑफ्रिस नाम के ऑर्किड का भी एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में देखा था कि किस प्रकार से बी उसके फीमेल को रिजेंबल करती है, तो उस केस में भी हमें को एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे होस्ट पैरासाइट का एग्जाम्पल दिया है, फिर प्लांट पॉलिनेटर का म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल दिया है। सो दिस इज को एक्सटिंक्शन। तो 4 एविल क्वार्टेट हमने बच्चों देखे, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज का इन्वेशन, और 4th हमने देखा को एक्सटिंक्शन। नाउ कमिंग टू द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Why should we conserve biodiversity? क्या जरूरत है कि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने की जरूरत है? तो बच्चों इसके अंदर हम 3 कैटेगरीज में इन्हें पढ़ने वाले हैं, नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉड यूटिलिटेरियन एंड एथिकल यूटिलिटेरियन। सबसे पहले बच्चों हम नैरो यूटिलिटेरियन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों 3 कारण है कि क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। पहला है नैरो यूटिलिटेरियन, सेकेंड इज ब्रॉड यूटिलिटेरियन एंड थर्ड इज एथिकल। सबसे पहले बच्चों मैं नैरो यूटिलिटेरियन के बारे में आपको बताती हूँ। नैरो यूटिलिटेरियन वो यूटिलिटेरियन होता है, मतलब वो कॉज है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का कि हमें जो डायरेक्ट मिल रहा है, जो भी हमें प्लांट से एनिमल से डायरेक्ट जो हम फायदा ले रहे हैं उसे हम नैरो यूटिलिटेरियन बोलते हैं, इकोनॉमिकल फायदा जो ले रहे हैं हम। जैसे आप एग्जांपल्स देखिए बच्चों, तो ह्यूमन जो है बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मतलब हम पैसा कमाने वाली बात कर रहे हैं अगर, तो नैरो यूटिलिटेरियन में आता है। जैसे फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे टैनिन, लुब्रिकेंट, डाई, रेनिन, परफ्यूम, रेजिन्स, परफ्यूम, प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंट। 25% से ज्यादा ड्रग्स जो है वो प्लांट से डिराइव्ड होते हैं। 25,000 पीपल्स इन द वर्ल्ड जो है स्पीशीज ऑफ द प्लांट कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो आयुर्वेदा है और जो होम्योपैथी है वो तो पूरी की पूरी प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो बच्चों ये अगर हम डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करते हैं, आप तो ये लाइन याद रखना कि अगर हम डायरेक्ट पैसा कमाने के बारे में बात करते हैं प्लांट से और एनिमल से, तो इसे हम नैरो यूटिलिटेरियन कहते हैं। अब ब्रॉड यूटिलिटेरियन में क्या आता है कि थोड़ा बड़ा सोचो, आपने बड़ा सोचा तो प्लांट्स से आपको और भी कितने सारे फ्री बेनिफिट्स होते हैं। जैसे प्लांट एनवायरनमेंट को शुद्ध करता है, एनवायरनमेंट की एयर को शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज करता है और ऑक्सीजन आप रेस्पिरेशन में लेते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा तो आप सांस क्या लेंगे? आप घर बना के, बड़ी मल्टी बना के कर क्या लेंगे जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगा? अभी कोरोना पीरियड में आपने देखा किस प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हमें देखने को मिली है। तो बच्चों अगर ऐसा ही चलता रहा, हम ऐसे ही पेड़ इसी गति पे पेड़ों को काटते चले गए, तो एक दिन दूर नहीं है कि हमें ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ेगी, बिकॉज एनवायरनमेंट में बचेगी नहीं, क्योंकि आपने प्लांट को एनवायरनमेंट में बचने नहीं दिया। ठीक है बच्चों, तो ब्रॉड यूटिलिटेरियन में और साथ में प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट एनिमल्स जो है वो पॉलिनेशन करके देते हैं प्लांट्स का। अगर प्लांट्स का पॉलिनेशन नहीं होगा तो किस प्रकार से क्रॉप का प्रोडक्शन होगा? क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप खाएंगे क्या? ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ब्रॉड यूटिलिटेरियन। ठीक है, ब्रॉड यूटिलिटेरियन में बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज है, जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट से हमें 20% टोटल ऑक्सीजन मिलती है। दिस इज इंपॉर्टेंट। देन you can get an idea by finding out how much neighborhood hospital spends on cylinder of oxygen के ऊपर कितना स्पेंड होता है। आप अपने आसपास के हॉस्पिटल्स पे जाके पता कर सकते हैं। पॉलिनेशन नहीं हो सकता अगर प्लांट जो है विदाउट विच प्लांट कैन गिव अस फ्रूट्स और सीड। अगर देखो आप स्पीशीज खत्म करते जाएंगे तो प्लांट का पॉलिनेशन नहीं होगा, प्लांट का पॉलिनेशन नहीं होगा तो आप खाएंगे क्या? ठीक है, तो ये ब्रॉड यूटिलिटेरियन में आता है, मतलब
और ऊपर की सोचो, सिर्फ पैसे कमाने के फायदे की ना सोचो। नेक्स्ट आते हैं एथिकल आर्ग्यूमेंट्स पे। एथिकल आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि ये इकोसिस्टम जो है आपका नहीं है, ठीक है ना, यू आर शेयरिंग इट विद अदर स्पीशीज ऑल्सो। तो अगर वो बेचारे स्पीशीज, जो डिफरेंट स्पीशीज है वो बेजुबान है, वो बोल नहीं पाते, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप कार्स में घूमते हो, आप बड़ी बड़ी मल्टीज बनाते हो, तो इसका आपके पास कोई हक नहीं है कि आप उनसे उस प्लैनेट पे रहने का हक छीने। दिस इज कॉल्ड एथिकल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी ओ टू द मिलियन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब स्पीशीज विद हुम वी शेयर दिस प्लैनेट। हम उनके साथ भी ये प्लैनेट शेयर कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे अकेले का प्लैनेट नहीं है। आप जमीन खरीदते जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है, उस प्लैनेट की जमीन के ऊपर उन प्लांट्स का, उन एनिमल्स का भी हक है जो आप छीनते चले जा रहे हैं उनसे, और इनसे कुछ नहीं, आपको ही लॉस होना है फ्यूचर में जाके। सो दिस इज कॉल्ड एथिकल यूटिलिटेरियन। तो हर एक स्पीशीज की वैल्यू को इस प्लैनेट के ऊपर आपको समझना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अब बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी हमने सीखा, अब कैसे कंजर्व करनी है वो हम सीखेंगे। इस टॉपिक के ऊपर आपको मैक्सिमम पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम पीवाईक्यू, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो बच्चों बायोडाइवर्सिटी को हम दो तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मतलब जहां पर वो है, अगर वो जंगलों में रहते हैं तो जंगल में उसे कंजर्वेशन दीजिए, और अगर वो एक्वाटिक सीज में मिलते हैं, ओशन से मिलते हैं, तो वहीं उन्हें कंजर्व रखिए। लेकिन एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, जब बहुत ज्यादा स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो ऐसी स्पीशीज को हम उस पर्टिकुलर जगह से बाहर निकाल के एक स्पेशल एनवायरनमेंट में प्रिजर्वेशन देते हैं, इसे हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। इन सीटू मतलब ऑन साइट एंड एक्स सीटू मतलब उसकी जगह से निकाल के कहीं और। सो इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन हमें पढ़ना है। वी सेव द इंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। अगर एक टाइगर को बचाना है तो हमें पूरे फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा, इसे हम इन सीटू या ऑन साइट कंजर्वेशन कहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कई बार एनिमल एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड होते हैं, इस पे भी आपको पीवाईक्यू मिलेगा कि एक्स सीटू कंजर्वेशन किन के लिए होता है। एक्स सीटू कंजर्वेशन इज फॉर ऐसा करके पीवाईक्यू, तो उसका आंसर है एंडेंजर्ड, ठीक है, एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज। एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज के लिए हम एक्स सीटू कंजर्वेशन पे जाते हैं, जहां ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें बहुत ज्यादा रिस्क है एक्सटिंक्शन का, अगर उन्हें वाइल्ड में रखा गया तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। एंड नीड्स एन अर्जेंट मेजर, इस लाइन के ऊपर भी पीवाईक्यू में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन। एक्स सीटू मतलब ऑफ साइट, मतलब उसको उसकी ओरिजिनल जगह से निकाल के आप कहीं और स्पेशल प्रिजर्वेशन दे रहे हैं, इसे हम एक्स सीटू या ऑफ साइट कंजर्वेशन कहते हैं। अब इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन को हम जानते हैं बच्चों, एक बार मैं आपको बताती हूँ। ये क्लासिफिकेशन चार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। देखो इसके ऊपर कम से कम इस क्लासिफिकेशन चार्ट जो इस पूरा पेज पे दे रखा है, इसके ऊपर अराउंड 5 to 6 टाइम पीवाईक्यू आ चुका है। तो ये मेन तो क्लासिफिकेशन चार्ट आपको याद होना चाहिए कि दो प्रकार के कंजर्वेशन होते हैं, इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू मीन्स ऑन साइट, एक्स सीटू मीन्स ऑफ साइट, मतलब उसकी ओरिजिनल जगह से उसे निकाल कर कहीं स्पेशल एनवायरनमेंट में आप कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन उसे दे रहे हैं, ठीक है। अब इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर भी हॉटस्पॉट्स पढ़ेंगे हम और प्रोटेक्टेड एरिया पढ़ेंगे। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए कि इन सीटू में भी कौन आता है, हॉटस्पॉट और प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड सैक्रेड ग्रुप्स। तो इतना सब कुछ ऑन साइट प्रिजर्वेशन में आता है। हॉटस्पॉट, प्रोटेक्टेड एरिया लाइक नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एंड सैक्रेड ग्रुप। अब आते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन पे। एक्स सीटू कंजर्वेशन में बॉटनिकल गार्डन्स आते हैं, जू का नाम सुना होगा आपने, जिसे हम जूलॉजिकल पार्क्स कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर प्रिजर्व करते हैं, सीड बैंक्स में, गैमेट बैंक्स जो रहते हैं वहां पे प्रिजर्वेशन देते हैं, सीड बैंक और टिश्यू कल्चर, ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन चार्ट यार बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा एक्स सीटू कंजर्वेशन है, इनमें से कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन है,
ठीक है ना बच्चों। तो इन सीटू में आपको पता होना चाहिए और एक्स सीटू में आपको पता होना चाहिए। तो बड़ी बड़ी जगह सब इन सीटू कंजर्वेशन में आती है और छोटी छोटी जगह सब एक्स सीटू कंजर्वेशन में आती है। ये तो ऑलमोस्ट सेम है ऊपर वाले की तरह। चलो अब आते हैं इन सीटू कंजर्वेशन पे। Faced with conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible। अब क्या इन सिटू कंजर्वेशन में बड़ा एरिया होता है, मैंने अभी आपको इन सिटू एक्स सिटू याद करने का तरीका बताया कि जो भी बड़े एरिया वाले होते हैं वो इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। तो फिर इंसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि अगर हमें बड़े बड़े घर बनाने, बड़ी बड़ी मल्टीज बनानी है तो उसके लिए जगह कम पड़ रही है, तो पेड़ों को काटो, क्यों इतना बड़ा एरिया कंजर्व करना। तो इन सिटू कंजर्वेशन में कॉन्फ्लिक्शंस ज्यादा देखने को मिलते हैं बिकॉज एरिया बड़ा होता है यहाँ पे और उन्हें इकोनॉमिकली पैसों के मामले में फायदा नहीं हो पाता है। लेकिन कोई भी ये नहीं समझता है कि हमें पेड़ से कितना फायदा हो रहा है, जानवरों से हमें कितना फायदा है, हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। आपका घर, आपकी बड़ी बड़ी मल्टीज आपका साथ नहीं देगी अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या कर लोगे बड़ी बड़ी मल्टीज में रह के, इफ द ऑक्सीजन इज नॉट देयर इन द एनवायरनमेंट। तो बच्चों आजकल की जनरेशन, आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा और पेड़ों की कटाई पेड़ को रोकने के लिए सबको मिलके साथ देना होगा। So, in situ conservation faced with conflict between the development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resource available. Global basis पे अगर हम बात करें, they identified for maximum protection certain बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखो सबसे पहले मैंने आपको इन सिटू के अंदर डिवीजन किया था, तो पहले मैंने आपको हॉटस्पॉट बताया था, फिर मैंने आपको प्रोटेक्टेड एरियाज बताए थे। तो सबसे पहले हम हॉटस्पॉट के बारे में बात करने वाले हैं। हॉटस्पॉट जो ऐसा एरिया होता है जिसमें बहुत ज्यादा स्पीशीज रिचनेस पाया जाता है और यहाँ पे बहुत सारा हमें एंडेमिज्म देखने को मिलता है, मतलब ऐसी स्पीशीज जो उसी जगह पर ही मिलती है और कहीं पे भी नहीं मिलती है। सो दैट इज स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर एल्स। तो ये एंडेमिज्म की डेफिनेशन के ऊपर आपको PYQ मिल जाएगा, ठीक है। PYQ आपको मिल जाएगा एंडेमिज्म की डेफिनेशन के ऊपर। और बायोडाइवर्सिटी को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देने के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए हॉटस्पॉट बहुत अच्छा जरिया है, इस पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। कितने हॉटस्पॉट हैं टोटल, इस पे भी आपको PYQ मिल जाएगा। टोटल हॉटस्पॉट के नंबर पे आपको PYQ मिल जाएगा। टोटल हॉटस्पॉट का नंबर कितना है, तो 34, इसके ऊपर इसका आंसर था PYQ का। तो आपको पता होना चाहिए टोटल हॉटस्पॉट कितने हैं, तो 34, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 34, ठीक है। सो इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करे गए, लेकिन 9 और इसमें ऐड करे गए हैं और टोटल इससे बन जाता है 34। तो 25 और 9 अलग अलग याद करने के बजाय बस एक 34 फिगर याद रख लेना, इस पर आपको PYQ मिलेंगे और आने के भी चांसेस हैं, ठीक है। ये जो हॉटस्पॉट है ये रीजन है जहां पे हमें कंटिन्यूअस हैबिटेट लॉस देखने को भी मिल रहा है, मतलब वहां पे जो है बहुत जल्दी ह्यूमंस का डिस्ट्रक्शंस ह्यूमन के द्वारा किए गए डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहे हैं। हॉटस्पॉट में बच्चों हमारे भारत का वेस्टर्न घाट आता है, श्रीलंका आता है, इंडो बर्मा एंड हिमालय आता है। कवर आर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन। तो इंडिया में आने वाले हॉटस्पॉट जो है उसके ऊपर भी आपको PYQ मिल जाएगा। तो इंडिया में आने वाले हॉटस्पॉट का नाम है वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, तो 3 बायोस्फीयर हॉटस्पॉट हमारे भारत में भी पाए जाते हैं। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो बच्चों अगर हम पूरे अर्थ की लैंड को कवर करें तो ये हॉटस्पॉट 2% एरिया भी नहीं कवर करते हैं, लेस देन 2%। तो यहाँ पे हाई एंड रेस्ट्रिक्ट जो प्रोटेक्शन दिया जाता है हॉटस्पॉट एरिया में टू रिड्यूस द एक्सटिंक्शन बाय 30%। इंडिया की अगर हम बात करें तो यूनिक बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है हमारा
जो कि इनमें बच्चों कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज में जैसे कि मैंने आपको बताया था बायोस्फीयर रिजर्व आता है, नेशनल पार्क आता है। तो सेकंड कैटेगरी जो इन सिटू में आती है वो है प्रोटेक्टेड एरियाज के अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन। तो प्रोटेक्टेड एरिया में पहला आता है बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा आता है नेशनल पार्क्स, तीसरा आता है सेंचुरीज, ठीक है, और साथ ही साथ चौथा आता है सैक्रेड ग्रुव्स। तो 4 प्रोटेक्टेड एरियाज में पढ़ने और एक हॉटस्पॉट, ये सब मिला के इन सिटू प्रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों भारत के अंदर 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। सैक्रेड ग्रुव कहाँ कहाँ मिलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। खासी और जनता हिल्स इन मेघालय, ये देखो खासी एंड जेंटिया हिल्स इन मेघालय साइड आपको देखने को मिलेगी। खासी एंड जेंटिया जो है आपको देखने को मिलेगा सैक्रेड ग्रुव मेघालय साइड। नेक्स्ट अगर हम आए बच्चों तो राजस्थान के अंदर हमें अरावली हिल्स देखने को मिलेगी। सो ये अरावली हिल्स है राजस्थान के अंदर। चंदा, सरगुज और बस्तर हमें मध्य प्रदेश साइड देखने को मिलेगा। वेस्टर्न घाट, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन जो है वो भी सैक्रेड ग्रुव में आता है, जो कि हमें कर्नाटक और महाराष्ट्र रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। और मेघालय जो सेक्रेड ग्रुव है वो लास्ट रेफ्यूजी है। इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी? मेघालय। वो कुछ स्पीशीज के लिए लास्ट, कुछ थ्रेटेंड स्पीशीज के लिए लास्ट रेफ्यूजी है, मतलब ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ हमें मेघालय हॉटस्पॉट में देखने को, मेघालय सैक्रेड ग्रुव में देखने को मिलती है। सैक्रेड ग्रुव का देखो मतलब क्या होता है, जिनकी कल्चरल वैल्यूज है, मतलब कुछ जगह पूजनीय होती हैं, तो उस प्रकार से सैक्रेड ग्रुव होते हैं, ठीक है। जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, खासी और जेंटिया मेघालय साइड, देन अरावली राजस्थान में, चंदा सरगुज बस्तर मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न घाट कर्नाटक महाराष्ट्र साइड। तो ये सैक्रेड ग्रुप्स के नाम आपको याद होने चाहिए। अब बायोस्फीयर रिजर्व में बच्चों 3 एरिया होते हैं। एक होता है मैनिपुलेटिंग जोन, मतलब जहां पे इंसानों की एक्टिविटीज अलाउड होती है। एक होता है बफर जोन जहां पे बहुत कम अलाउड होती है, और एक होता है कोर जोन जहां पे बिल्कुल भी नहीं अलाउड होती है। तो इस कोर जोन पे PYQ पूछा गया है, इसलिए डायग्राम आपके लिए यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व का मैंने रखा है। तो बायोस्फीयर एरिया रिजर्व में क्या काफी बड़ा एरिया होता है। अब आते हैं बच्चों एक्स-सिटू कंजर्वेशन पे। कुछ थ्रेटेंड एनिमल्स और एंडेंजर्ड प्लांट्स एनिमल्स को हम अलग से ऑफ साइट ले जाके, मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट से अलग करके उन्हें एक स्पेशल प्रिजर्वेशन देते हैं। इसे हम एक्स-सिटू कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन कहते हैं। इसके अंदर बच्चों जूलॉजिकल पार्क्स आता है, बॉटनिकल गार्डन्स आता है, बॉटनिकल गार्डन्स आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, क्रायो प्रिजर्वेशन आता है, ये रहा क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर आता है। तो आपको इन सिटू और एक्स सिटू में कौन कौन सी कैटेगरीज आते हैं, मतलब क्या क्या एग्जांपल्स हैं, वो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। इस पे 4 से 5 बार PYQs आ चुके हैं और आएंगे भी, ठीक है। और क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर हम माइनस में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर माइनस टेम्परेचर में -196 डिग्री सेल्सियस अराउंड टेम्परेचर होता है, जिसके अंदर हम गैमेट्स को, सीड को प्रिजर्व करते हैं। तो उन्हें हम सीड बैंक्स भी कह सकते हैं, गैमेट बैंक्स भी कह सकते हैं, स्पर्म बैंक, ओवा बैंक, एग बैंक और सीड बैंक, जिसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर प्रिजर्वेशन देते हैं। देखो द हिस्टोरिकल कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट, जो कि रायो दी जेनेरियो में हेल्ड हुआ था 1992 में, सभी नेशंस को बुलाया गया था और समझाया गया था कि क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सस्टेनेबल यूज करना चाहिए जिससे आने वाली जनरेशन भी देख पाए। फिर उसके बाद में बच्चों वर्ल्ड समिट रखा गया ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 2002 में रखा गया था जोहान्सबर्ग में। तो आपको पता होना चाहिए अर्थ समिट जो था वो रायो दी जेनेरियो में रखा गया था, और ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने की क्यों आवश्यकता है। फिर वर्ल्ड समिट रखा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब इस तरह आप यूटिलाइज करिए रिसोर्सेज को कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जोहान्सबर्ग में रखा गया था साउथ अफ्रीका में। इसके ऊपर PYQ पूछा गया है कि वर्ल्ड समिट कहाँ पे रखा गया था,
तो आपको पता होना चाहिए साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में, जहां पे 190 कंट्रीज ने प्लेज करा था और कमिट करा था कि 2010 तक सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगा बायोडाइवर्सिटी लॉस में, जो अभी का लेवल है उससे। तो बच्चों इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको याद रखने की जरूरत है, और जिन पे भी PYQs पूछे गए उन पे ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है। तो सबसे पहले अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, देन कंचनजंगा सिक्किम में, देचंग देबंग अरुणाचल प्रदेश में, देन डेब्रू आसाम में, मानस बायोस्फीयर रिजर्व आसाम में, नौक्रेक मेघालय में, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, देन अचंकामार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे आता है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल ओडिशा में, नीलगिरी केरला में, अगस्थ्यामलाई केरला में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, और ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार में। तो बायोस्फीयर रिजर्व के 14 नेम्स आपको याद होने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई PYQ इनके नेम के ऊपर नहीं पूछा गया है। नेशनल पार्क्स के नेम्स के ऊपर PYQs आ चुके हैं बच्चों। फर्स्ट नेशनल पार्क है दचिगम नेशनल पार्क, दैट इज दचिगम नेशनल पार्क जो है बच्चों, दचिगम नेशनल पार्क जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, और वो कश्मीरी स्टैग और हंगूल के लिए फेमस है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर PYQ आपको मिल जाएगा। कश्मीरी स्टैग और हंगूल के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, ये PYQ था, तो इसका आंसर था दचिगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट बच्चों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पहला नेशनल पार्क स्थापित हुआ था बाय जिम कॉर्बेट, तो उनके नाम पे ये नाम रखा गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है और ये टाइगर के लिए फेमस है। तो ऐसा क्वेश्चन था कि कौन सा इसमें से टाइगर के लिए फेमस है, तो आंसर था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों के ऊपर आपको PYQs देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में, ये व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, ये राइनोसॉर के लिए फेमस है। ठीक है, राइनो के लिए एक केवला देवी नेशनल पार्क भी फेमस है भरतपुर राजस्थान, यहाँ ये भी राइनोसॉर के लिए फेमस है, इस पे PYQ पूछा गया है। तो अगर राइनो की बात करी जाए तो दोनों आपको के से नाम याद रखने, दैट इज केवला देवी नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क, ये दोनों राइनो के लिए फेमस है, इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में टाइगर के लिए फेमस है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान जैसलमेर में, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक और चिंकारा के लिए फेमस है। नेक्स्ट कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, ये टाइगर, पैंथर, चित्तल, चिंकारा और 4 हॉर्न डियर के लिए फेमस है। नाउ सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, तो सुंदरबन नेशनल पार्क टाइगर के लिए फेमस है, इस पे आपको PYQ मिल जाएगा कि जो टाइगर के लिए कौन सा फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए सुंदरबन नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क के साथ कंफ्यूज किया जाता है कि क्योंकि सारे टाइगर से रिलेटेड पूछे थे और बोला था इनमें से कौन सा टाइगर के लिए नहीं फेमस है, तो उसका आंसर था गिर नेशनल पार्क, क्योंकि वो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। बाकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो टाइगर के लिए फेमस है। फिर आपका ये साथ में और ऑप्शंस में जिम कॉर्बेट था एक ऑप्शन में, वो भी टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, और एक रणथंभौर था, रणथंभौर भी टाइगर के लिए फेमस है। लेकिन जो गिर नेशनल पार्क है जो कि गुजरात में है, वो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखने की जरूरत है। तेंडोवा नेशनल पार्क चंद्रपुर टाइगर के लिए फेमस है। महाराष्ट्र में बंदीपुर नेशनल पार्क मैसूर में, कर्नाटक जो कि एलिफेंट, टाइगर और लेपर्ड के लिए फेमस है। इसके अलावा आपको वाइल्ड एस के लिए फेमस है रन ऑफ कच्छ, पता होना चाहिए, इस पे PYQ पूछा गया है क्योंकि। साथ ही साथ एलिफेंट के लिए परियार नेशनल पार्क केरला साइड मिलेगा आपको, ये भी इस एलिफेंट के लिए फेमस है। देन टाइगर के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क फेमस है। ये एक्स्ट्रा भी आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज इन चारों के ऊपर PYQ पूछे गए हैं। नेक्स्ट ये कुछ सेंचुरीज के नाम है, एक बार देख लेना, इन पे भी PYQ तो नहीं आए लेकिन एक बार आप देख के चले जाना। दचिगम सेंचुरी श्रीनगर, हंगूल के लिए, मस्क डियर कश्मीर में। देन कश्मीरी स्टैग के लिए मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये टाइगर पैंथर के लिए फेमस है। केवला देवी घना बर्ड सेंचुरी साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है, ये इंपॉर्टेंट है केवला देवी। देन तेंडोबा चंद्रपुर टाइगर एलिफेंट के लिए। चिल्का लेक ये इंपॉर्टेंट है, ये फोक्स डक्स और क्रेन्स के लिए फेमस है। नागार्जुन सागर टाइगर और पैंथर के लिए फेमस है। परियार सेंचुरी, इस पे PYQ आया परियार पे।
तो परियार जो है वो एलिफेंट के लिए फेमस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक डचीगम सेंचुरी आई, वो जिस नेशनल पार्क भी और सेंचुरी भी है, एक इसके ऊपर आपको PYQ मिल जाएगा, केवला देवी के ऊपर PYQ मिल जाएगा और परियार के ऊपर PYQ मिल जाएगा, जो कि केरला में है और मेनली एलिफेंट्स के लिए फेमस है। अब नीट एग्जाम में आए गए रीसेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। उम्मीद है इतना पढ़ाने के बाद आप सॉल्व कर पाएंगे। Exploration of molecular genetics and species level diversity for novel products of economic importance is known as। बच्चों एक प्रकार की डेफिनेशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लोर करते हैं कि किस प्रकार से पैसे के मामले में इकोनॉमिकली हम इंसानों को फायदा हो सके, और इस प्रोसेस को हम बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। वेस्टर्न घाट के पास नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैं दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। Which of the following terms will you see to notify such species? तो बच्चों ऐसी स्पीशीज जो हमें और कहीं नहीं देखने को मिलती है, ऐसी स्पीशीज को हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, और एंडेमिक स्पीशीज की डेफिनेशन जो है वो हमें NCERT में भी मिल जाएगी, ठीक है। सो ऑप्शन 1 एंडेमिक इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ Indian native fishes due to introduction of Clarias garipinus। Clarias garipinus जो कि अफ्रीकन कैटफिश है, तो इससे हमारी इंडियन कैटफिश की संख्या कम होने लग गई थी। इसे हम क्या कहते हैं, एलियन स्पीशीज का इन्वेशन कहते हैं, जो कि एविल 4 क्वार्टेट के अंदर थर्ड नंबर पर आता है। सो एलियन स्पीशीज इन्वेशन इज द करेक्ट आंसर। एलियन यहाँ पर ये है जो कि अफ्रीकन कैटफिश है, और इंडियन कैटफिश की संख्या उससे कम होने लग जाती है। Which one of the following is the most important cause? जब मैं आपको एविल क्वार्टेट पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज आपको पता होना चाहिए, इस पे PYQ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो एविल क्वार्टेट में होता है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, द फर्स्ट कॉज, ठीक है। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड, which one of the following is not mentioned मेथड ऑफ इन सीटू? मैंने कहा था इन सीटू और एक्स सीटू का जो क्लासिफिकेशन चार्ट है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन 1 सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स जो हैं वो इन सीटू में आते हैं, है ना, ऑन साइट। बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू बड़ी बड़ी जगह है क्योंकि ये भी इन सीटू में आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इन सीटू में आती है, लेकिन बॉटनिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क्स ये एक्स सीटू में आते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा। अर्थ समिट रायो दी जेनेरियो में जो हेल्ड हुई थी वो क्यों रखी गई थी बच्चों, बताओ मुझे आप, वो क्यों रखी गई थी? तो बच्चों जो अर्थ समिट थी वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और उसके सस्टेनेबल यूज के ऊपर रखी गई थी रायो दी जेनेरियो के अंदर 1992 में, जहां पे सभी नेशंस को बुलाया गया था। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, जिससे आने वाली जनरेशन के लिए को भी बेनिफिट्स मिल पाए, वो भी देख पाए बायोडाइवर्सिटी को। नेक्स्ट, in which of the following set conservation approach and an example of a method conservation are given? क्या इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल बायोस्फीयर रिजर्व है? हाँ है। ऑन साइट कंजर्वेशन का एग्जाम्पल बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज के अंतर्गत आता है। क्या एक्स सीटू कंजर्वेशन में सेक्रेड ग्रुप आता है? नहीं आता, वो तो इन सीटू के अंदर आता है। नेक्स्ट, इन सीटू कंजर्वेशन में क्या सीड बैंक्स आती है? नहीं आती है, वो एक्स सीटू में आती है। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या क्रायो प्रिजर्वेशन आता है? हाँ आता है। सो ए एंड डी आर करेक्ट, और ए और डी ऑप्शन सेकेंड के अंदर दे रखे हैं। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट ने जो ग्राफ दिया था वो स्पीशीज एरिया रिचनेस के ऊपर दिया था, तो वही पूछा है आपसे। स्पीशीज रिचनेस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एरिया। देखो अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट ने क्या कहा था कि अगर एरिया बढ़ता है तो स्पीशीज भी बढ़ती है, बट अप टू अ लिमिट। तो ये लाइन खोज लो, कहां पर दे रखी है, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये एग्जैक्ट लाइन है एनसीईआरटी की, एग्जैक्ट लाइन है ये एनसीईआरटी की। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे के हिसाब से टोटल स्पीशीज कितनी है? मैंने चिल्ला के बताया था, इस पे PYQ आया है, तो दैट आंसर इज 7 मिलियन। ठीक है, 7 मिलियन स्पीशीज थी रॉबर्ट मे के हिसाब से टोटल। नाउ नेक्स्ट, which one of the following region of the globe exhibit highest species diversity? highest species diversity ये भी PYQ मैंने इन द लेक्चर आपके साथ डिस्कस करा था कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा हमें स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो ऑप्शन 3 अमेज़न फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर।
होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेरे साथ बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर अच्छे से एंजॉय करा होगा और आपको बाय हार्ट याद कराने में मैं कामयाब हुई होंगी। बेस्ट ऑफ लक, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे मोटिवेटेड।